हेलो एवरीवन। इसके पहले लाइव में क्लास में हम लोग जो देखे थे 4-5 क्वेश्चन हो गए थे लाइव वाले क्लास में, तो मैंने सोचा इसको डाल ही देते हैं पूरा ही, इसको प्रीमियर लगा के ही पूरा आपका डाल देते हैं, ताकि फिर 4-5 क्वेश्चन हो गए थे, आगे से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। 176 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच करना है। बैलेड है, लैमरिक है, लिरिक है, कॉपलेट्स है। तो बैलेड क्या होती है? एक पोयम होती है, वर्ड्स में होती है, जो कि एक स्टोरी बताती है, उसे बैलेड कहते हैं। लैमरिक एक ह्यूमरस वर्ड्स होती है और ये 5 लाइन्स की होती हैं। लिरिक क्या होता है? ये भी एक छोटी सी गीत होती है और ये एक छोटा सा कविता होती है, एक छोटी कविता होती है जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है पोएट्स के इमोशन को और फीलिंग्स को। मतलब इसमें जो कवि होता है, जो पोएट होता है, वो अपनी इमोशन और फीलिंग को बयां करता है। कॉपलेट क्या होता है? सभी को पता है, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस होती है दैट राइम, और ये 2 लाइन की लाइन होती है, 2 लाइन की लाइन जो एक दूसरे से क्या करती हैं, राइम करती हैं, उसे कॉपलेट कहते हैं। ये हम पाते हैं सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में हम पाते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे सभी अपनी जगह पे सही हैं, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑल आर करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 177 का क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये बताना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ब्लैंक वर्ड्स क्या है, ये बताना है कि ब्लैंक वर्ड्स क्या है। तो अनराइम्ड वर्ड्स है, एक अनराइम्ड वर्ड्स होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, मतलब इसमें राइम नहीं होता। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है? इसमें राइम नहीं होता है, और ये किस में रहता है, किस में लिखा जाता है? रहता किस में है? आयम्बिक पेंटामीटर में रहता है। स्टैंजा किसे कहते हैं? एक पोएम का डिवीज़न होता है जो ऑन थॉट या फिर फॉर्म पर बेस्ड होता है, उसे स्टैंजा कहते हैं। मतलब पोएम का एक डिवीज़न होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 लाइन की जो हो तो उसे स्टैंजा कहते हैं, यानी कि पोएम का डिवीज़न। जैसे कोई पोएम में 4 लाइन ये हो गया, फिर 4 लाइन यहाँ हो गया, फिर 4 लाइन यहाँ हो गया, ऐसे पोएम लिखी जाती है अगर, तो ये डिवीज़न हो गया पोएम का, अलग अलग ना, अलग अलग ग्रुप का है, तो इसे बोलते हैं स्टैंजा। डिवीज़न ऑफ पोएम बेस्ड ऑन थॉट एंड फॉर्म, जो थॉट और फॉर्म पर बेस्ड होती है, स्टैंजा। ओके, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स ऑब्वियसली वर्ड्स एक कविता है, वर्ड्स उसी को बोलते हैं जिसको हिंदी में हम पद्य बोलते हैं। अ यूनिटी ऑफ पोइट्री सच एज अ स्टेंजा और अ लाइन, मतलब एक पोइट्री का यूनिट होता है, एक पोइट्री का, एक कविता का यूनिट होता है, जैसे एक स्टेंजा हो गई या फिर कोई एक लाइन हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जॉनर क्या होता है? जॉनर सभी को पता है, एक लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म होता है, जॉनर बोलते हैं। एक लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम जॉनर बोलते हैं। जैसे ओड हो गया, अब यही एक क्या है? स्टैंजा हो गया, ब्लैंक वर्ड्स हो गया, एलेजी हो गया, ये सब क्या है? एक जॉनर ही है। तो यहाँ पे भी सही है सभी अपनी जगह पे। राइट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? डायलॉग है, प्रॉप्स है, डिक्शन है, सिंटेक्स है। तो यहाँ पे डायलॉग क्या होता है? वार्ता, मतलब अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत होती है उसे डायलॉग कहा जाता है। प्रॉप्स क्या होते हैं? मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे चीज़ होती है जो, मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे वस्तु और आर्टिकल्स होते हैं विच आर यूज बाय एक्टर्स ऑन स्टेज, जो स्टेज पर एक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब हम कोई भी स्टेज पे देखेंगे, कोई भी एक्टर यूज़ करता है कुछ ऐसे, अब जैसे गिलास हो गया, चेयर हो गया, कोई भी चीज़ों को, वो कोई भी आर्टिकल्स को यूज़ कर रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉप्स कहते हैं। मतलब रंगमंच की जिसे बोलते हैं सामग्री। डिक्शन क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, मतलब रीडर पे या ऑडियंस पे इफेक्ट डालने के लिए शब्दों का चयन करना, उसे बोलते हैं डिक्शन, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? अ सिस्टमैटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट कहा जाता है सिंटेक्स, मतलब एक व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था, उसे क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। तो ये भी अपनी जगह पे सब कुछ सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। इसमें आपको कितने सारे क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे आंसर मिल जा रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे नॉलेज मिल जा रहे हैं, फैक्ट मिल जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? ड्राइडन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से किसे कहा जाता है? बेकन को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर किसे कहा जाता है? इब्सन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। तो ये भी अपनी जगह पे सही है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर
करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर बात आ जाएगी फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की तो अरिस्टोटल को कहा जाता है, और बात आ जाएगी फादर ऑफ एस्से की तो फादर ऑफ एस्से आप लोग बताएंगे किसे कहा जाता है। ओके, इंग्लिश एस्से तो फ्रांसिस बेकन आ जाएगा, फादर ऑफ एस्से किसे कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग मिलान करना है इसमें भी। तो ये क्या है, एगिटप्रॉप। एगिटप्रॉप क्या है, एगिटप्रॉप के लिए कौन जाना जाता है, सफदर हाशमी जाने जाते हैं। किचन सिंक ड्रामा के लिए कौन जाना था, जॉन ऑसबर्न जाने जाते हैं। और थिएटर ऑफ क्रुएलिटी के लिए एंटोनिन और टॉड जाने जाते हैं। थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड के लिए अगस्टो बोवल जाने जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये सारे आपके नॉलेजेबल यानी कि आपको सब यहाँ पे फैक्ट ही मिल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं, आपको सब बहुत सारे फैक्ट मिल जा रहे हैं कि नैरेटिव क्या होता है, पोएम क्या होता है, राइम क्या होता है, रॉयल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। ओके, चलिए, तो अब आके बताना है यहाँ पे नैरेटिव क्या होता है। यहाँ पे भी मैच करना है, इसको मैच करना है। तो नैरेटिव चीज़ें क्या होती हैं, एक नॉन ड्रामेटिक पोएम होता है। जो नैरेटिव पोएम क्या होती है, यहाँ तक होता है कि नैरेटिव पोएम किसे कहा जाता है। तो एक नॉन ड्रामेटिक पोएम होती है विच टेल्स अ स्टोरी और नैरेटिव, जो एक स्टोरी बताती हो, जो एक कहानी बताती हो। नॉन ड्रामेटिक होती है, ये ड्रामेटिक नहीं होती है, नाटकी नहीं होती है, एक गैर नाटकी कविता होती है जो क्या करती है, जो एक कहानी या कथा कहती है, उसे बोलते हैं नैरेटिव पोएम। ठीक है, जिस तरह आपने देखा है शेक्सपियर का एडोनिस। ओके, राइम ऑफ, जैसे आप शेक्सपियर का एडोनिस देख सकते हैं, वो एक नैरेटिव पोएम है। वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस, ये एक नैरेटिव पोएम है। इसमें क्या होती है, ये नॉन ड्रामेटिक होती है, मतलब ड्रामा वाली स्टोरी इसमें नहीं है इसमें, लेकिन एक कहानी बताई जाती है, एक कथा बताई जाती है, उसे बोलते हैं नैरेटिव पोएम। या रेप ऑफ लुक्रीज, ये भी है। राइम रॉयल क्या होता है, राइम रॉयल क्या होता है, 7 लाइन स्टैंजा होती है, और ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। एक 7 लाइन की स्टैंजा होती है, एक 7 लाइन की स्टैंजा होती है, और किस में रहता है, आयम्बिक पेंटामीटर में, इस कॉल्ड राइम रॉयल। मिथ क्या होता है ये बताना है, मिथ क्या, मिथक जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, मिथक। ये क्या होता है, एक ट्रेडिशनल एनोनिमस स्टोरी होती है, एक पारंपरिक एनोनिमस स्टोरी होती है। एनोनिमस मतलब क्या होता है, मतलब गुमनाम स्टोरी होती है, एक पारंपरिक गुमनाम कहानी होती है, उसे मिथक कहते हैं। विनेट क्या होता है, विनेट एक स्मॉल इलस्ट्रेटिव स्केच होता है, उसे विनेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी सभी सही है, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में, सॉरी मुझे लगा लाइव है, तो यहाँ पे भी फाइंड द करेक्ट मैच करना है। यहाँ पे भी आपको मैच ही करना है कि क्या है। तो पोएटिस्टर किसे कहा जाता है, एक हैक पोएट हो, एक हैक कवि को कहा जाता है, जो क्या रहता है, एक इन्फीरियर वर्सिफायर होता है, मतलब एक निम्न पदकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोएटिस्टर बोलते हैं। मतलब एक हैक कवि होता है, एक निम्न पदकार होता है, उसे पोएटिस्टर बोलते हैं। प्लेगरिज्म सभी को पता है, साहित्यिक चोरी बोला जाता है। ये रॉन्गफुल एप्रोप्रिएशन एंड पब्लिकेशन एज वंस ओन, ठीक है, वंस ओन मतलब यहाँ पे क्या, गलत तरीके से जो विनियोजन और प्रकाशन को अपना मानना, उसे प्लेगरिज्म कहते हैं, यानी कि इसकी हिंदी क्या है, साहित्यिक चोरी। आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताना है आगे क्या कहा जा रहा है। यस, आगे कहा जा रहा है कि मिथोपोइया क्या होता है। तो मिथोपोइया क्या होता है, कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ अ मिथ, मतलब एक मिथक की सचेत रचना, एक मिथ का एक कॉन्शियस क्रिएशन, उसे बोलते हैं मिथोपोइया। ओके, और न्यूज़ स्पीक क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है इन्वेंटेड बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये क्या है, एक लैंग्वेज है जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इन्वेंट की गई है इन हिज नॉवेल 1984। तो अपने नॉवेल में उन्होंने किया है, 1984 में उन्होंने इन्वेंट किया है, उसे न्यूज़ स्पीक कहते हैं। शेयर किसे कहते हैं, जिसे शेर बोलते हैं, शेयर किसे कहते हैं, वन हु सीज विजन्स ऑफ डिवाइन थिंग्स, मतलब जो परमात्मा का दर्शन करता हो, जो डिवाइन थिंग्स के विजन्स को देखता हो, उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा सही है ये बताना है, यहाँ पे आपका कौन सा एरर है। तो यहाँ पे भी आपका सारा ही सही है, यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट,
ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या बताइए, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें भी मैच ही करना है। रिदम क्या होती है? रिदम क्या होती है? द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सेलेबल। ये क्या करता है? ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल का रिकरेंस होता है, उसे रिदम बोलते हैं। रिदम हिंदी में जिसको बोलते हैं लय, लय, उसे लय मतलब जो तनावग्रस्त और अस्थिर अक्षरों का पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिकरेंस होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल का। राइम क्या होता है? राइम जिसके हिंदी बोलते हैं तुक। जैसे लास्ट के वर्ड, जो हमारे पोएम के लास्ट के जो वर्ड होते हैं वो एक दूसरे से राइम करते हैं, या उसके साउंड क्या होते हैं, एक दूसरे से राइम करते हैं, उसे राइम कहते हैं। जैसे रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड, वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि जो पोएम की लास्ट लाइनें होती हैं जिसके साउंड एक दूसरे से वो करते हैं, राइम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राइम। जैसे मैंने कहा टिंकल टिंकल, जैसे मैंने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो लास्ट में क्या आ गया? स्टार। और इसमें जो साउंड निकल रहा है वो आर का निकल रहा है। साउंड क्या निकल रहा है? आर का निकल रहा है। और आगे क्या है यहाँ पे? आगे क्या है? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो व्हाट यू आर, व्हाट यू आर, यहाँ पे भी साउंड क्या निकल रहा है? आर का निकल रहा है। तो दोनों ही साउंड क्या कर रहे हैं? यहाँ पे साउंड जो निकल रहा है वो आर का निकल रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं, यानी कि इनका जो तुक है वो बैठ रहा है, उसे ही बोलते हैं राइम। ओके। रिफ्रेन क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये वर्ड्स हो गए, कोई भी वर्ड्स हो गया या फ्रेज हो गया या फिर लाइन हो गए, लाइन्स एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, उसे रिफ्रेन कहते हैं। मतलब एक पैटर्न में कोई भी वर्ड्स, फ्रेज, लाइन वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उसे रिफ्रेन कहते हैं। स्कैंशन क्या होते हैं? द एनालिसिस ऑफ अ पोएम्स मीटर। ये क्या करते हैं? जो पोएम्स के यानी कि किसी भी कविता के मीटर को विश्लेषण करते हैं, उसे स्कैन बोलते हैं। मतलब किसी भी कविता के मीटर को क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके स्कैन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ऑल आर करेक्ट। 184 का जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बताना है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे भी बताना है कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें बता रहा है कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पोएम्स कंटेंट, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि जिसकी हिंदी बोला जाए तो संरचना। कविता का आंतरिक जो संगठन होता है, मतलब जो पोएम्स का कंटेंट होता है वो क्या होता है? एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टाइल क्या होती है? स्टाइल मतलब होती है शैली। द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज, मतलब भाषा में क्या करना है? मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब भाषा में अभिव्यक्ति की जो तरीकों का जो भाषा में अभिव्यक्ति का तरीका बताए उसे शैली कहते हैं। मूड क्या होता है? तो द एटमॉस्फेयर सजेस्टेड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, मतलब जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण वो सजेस्ट करता है स्ट्रक्चर और स्टाइल, पोएम में स्ट्रक्चर और स्टाइल के द्वारा जो एटमॉस्फेयर सजेस्ट करता है उसे मूड कहते हैं, मूड। और पेस क्या होता है? पेस मीन्स गति होती है। टेम्पो इम्प्लाइड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, तो ये क्या करता है? ये गति होती है, गति कविता की संरचना और शैली से निहित होता है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको मैच ही करना है, मैच वाला फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब होता है प्रतीक, समथिंग विच इज़ साइमल्टेनियसली इटसेल्फ एन अ साइन ऑफ समथिंग एल्स, मतलब किसी ऐसी चीज़ का प्रतीक जो एक साथ स्वयं और किसी और चीज़ का संकेत दे, तो उसे सिंबल बोलते हैं। टोन क्या होता है? इन द मैनर इन विच एन ऑथर प्रेजेंट एटीट्यूड, मतलब एक ऐसे मैनर में जिसमें एक ऑथर क्या करता हो? अपने दृष्टिकोण को प्रेजेंट करता हो, उसे टोन बोलते हैं। इमेजरी क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब एक सेंसरी एक्सपीरियंस के भाषा के थ्रू कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना, उसे क्या बोलते हैं? इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी मतलब होता है कल्पना, कल्पना की भाषा के माध्यम से जो मतलब एक संवेदी अनुभव को क्या करना? रिप्रेजेंट करना। पर्सोना क्या होता है? अज्यूम्ड स्पीकर ऑफ द पोएम, ये क्या होता है? एक पोएम का एक अज्यूम्ड स्पीकर होता है, उसे पर्सोना बोलते हैं। पर्सोना मतलब होता है व्यक्तित्व, यानी कि पोएम के द्वारा एक अज्यूम किया हुआ स्पीकर। तो यहाँ पे भी आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे बताना है इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर सैलिएंट दैन कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये एक असाधारण कॉमेडी है, एक एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी है, एक असाधारण कॉमेडी है इन विच एक्शन इज मोर सैलिएंट, जिसमें जो चरित्र चित्रण की तुलना में एक्शन अधिक प्रमुख है दैन कैरेक्टराइजेशन। मतलब क्या होता है, जिसमें कैरेक्टराइजेशन की तुलना में जो एक्शन है ना, जो एक्शन है वो ज़्यादा ही प्रमुख है। इट इज़ सेंसेशनल एंड ग्रूसम प्ले, ये एक सनसनीखेज और विविध नाटक है। मतलब ये एक सेंसेशनल और ग्रूसम प्ले है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेलोड्रामा कहते हैं। ठीक है, मेलोड्रामा क्या होता है, एक एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी होती है जिसका एक्शन बहुत ही उसके कैरेक्टराइजेशन से ज़्यादा एक्शन प्रमुख होता है, और ये सेंसेशनल और ग्रूसम प्ले होता है। चलिए नेक्स्ट वन। It is a kind of fiction which deals often playfully and self-referentially with the writing of fiction or its convention. It is मतलब ये एक प्रकार का फिक्शन होता है, it is a kind एक प्रकार की कल्पना होती है या फिक्शन बोल सकते हैं, which deals जो संबंधित है किससे, often playfully and self-referential, जो क्या है संबंधित, जो कभी कभी प्लेफुली या सेल्फ रिफरेंशियल से संबंधित है। मतलब जो काल्पनिकता के लेखन के साथ साथ चंचल और आत्म संदर्भात्मक से संबंधित है। यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है, कह रहा है कि ये एक प्रकार का फिक्शन है जो डील करता है कभी कभी प्लेफुली और सेल्फ रिफरेंशियल से विद द राइटिंग ऑफ फिक्शन और इट्स कन्वेंशन। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राइटिंग ऑफ फिक्शन से, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि काल्पनिकता के लेखन से और इसके सम्मेलन से, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेटाफिक्शन कहते हैं, मेटाफिक्शन। नेक्स्ट, हु रोट मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। तो मेटाफिक्शन ये किसने लिखा है, ये मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन ये किसने लिखा है, ये बताना है। तो ये किसने लिखा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, पैट्रिशिया वॉ, इन्होंने ही लिखा है ये पूरा मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विलियम एच गैस क्वाइंस द टर्म मेटाफिक्शन। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। मेटाफिक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विलियम एच गैस हैं, ये जो विलियम एच गैस हैं, इन्होंने क्वाइन किया है इस टर्म को, किस टर्म को, मेटाफिक्शन टर्म को इन्होंने क्वाइन किया है। कहाँ पे किया है, इन हिज एस्से, अपने एस्से फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन में। कहाँ पे किया है, यस ये याद रखिएगा, फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन में किया है, जो इनका एस्से कब आया था, 1917 में आया था। दिस एस्से फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन इज़ एक्चुअली रिटन फॉर रॉबर्ट स्कूल्स। तो ये जो एस्से था ना, ये फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये एक्चुअली किसके लिए लिखी गई थी, रॉबर्ट स्कूल्स के लिए लिखी गई थी। तो ये याद रखिएगा, रॉबर्ट स्कूल्स के लिए लिखी गई थी, ओके। और इसको लिखने वाला कौन है, विलियम एच गैस है। और ये मेटाफिक्शन को टर्म किसने क्वाइन किया था, विलियम एच गैस ने किया था, ये याद रखिएगा। द सेम एस्से अपीयर्स इन विलियम एच गैस बुक फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ। आगे क्या कहा जा रहा है कि यही जो सेम एस्से है, यही एस्से विलियम एच गैस की पुस्तक फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ में दिखाई देता है। ही यूजेस द वर्ड मेटाफिक्शन टू कैरेक्टराइज टू द वर्क्स ऑफ सम ऑथर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह कुछ ऑथर्स के वर्क को चित्रित करने के लिए मेटाफिक्शन शब्द का उपयोग करते हैं। ही फील्स दैट इन दीज ऑथर्स द फॉर्म ऑफ फिक्शन सर्व्स एज द मटेरियल अपॉन विच फर्दर फॉर्म्स एंड कैन बी इम्पोज्ड। आगे क्या कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि इन राइटर्स में जो कल्पना का रूप उस सामग्री के रूप में कार्य करता है जिस पर आगे के रूप में थोपे जा सकते हैं। द ऑथर टेकन बाय विलियम एच गैस फॉर हिज एस्से आर। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऑथर हैं विलियम एच गैस द्वारा अपने एस्से के लिए गए लेखक कौन है। तो अपने एस्से के लिए लिए गए लेखक कौन है, उन्होंने अपने एस्से के लिए कौन से लेखक को लिया है, ये बताना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, जॉर्ज लुइस
बोर्गेस, जॉर्ज लुई बोर्गेस, जॉन बार्थ एंड फ्लैन ओब्रायन। तो जॉर्ज लुइस बोर्गेस, जॉन बार्थ एंड फ्लैन ओब्रायन, ये वो राइटर थे जिन्होंने विलियम एच गैस ने लिया था अपने एस्से के लिए। तो आपको क्या याद करना है, इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस आपको इतना याद करना है कि मेटाफिक्सन टर्म को किसने क्वाइन किया था, विलियम एच गैस ने किया था अपने एस्से फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन में, जो कब आया था 1917 में आया था। और ये भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, ये जो एस्से है एक्चुअली किसके लिए लिखा गया था, रॉबर्ट स्कूल्स के लिए लिखा गया था, बस और कुछ नहीं याद करना है। चलिए, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन, पीजीटी डीएसएसबी की ज़्यादा, मतलब डीएसएसबी एमआरएस, इन सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल वॉज, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन न उठे। यहाँ पे पूछा है कि जो मेटाफिजिकल टर्म है ना, इसको ऐसा पहला व्यक्ति कौन है जिसने क्वाइन किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने मेटाफिजिकल को क्वाइन किया था, तो ये आपके हो जाते हैं, ये स्कॉटिश राइटर हैं विलियम ड्रम्ड, इन्होंने ही किया था। बात जब ये आ जाएगी फर्स्ट पर्सन मेटाफिजिकल किसने क्वाइन किया था, तो विलियम ड्रम्ड का ही नाम आएगा। और जो जॉनसन है, इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म इन्होंने किया था, ये याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स। जो ड्राइडन है, सॉरी, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, इन्होंने कौन सा टर्म क्वाइन किया था, तो मेटाफिजिकल पोएट्स, ये टर्म इन्होंने क्वाइन किया था बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बट यहाँ पे मेटाफिजिकल की अगर बात आती है, फर्स्ट पर्सन की बात आ रही है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो एक स्कॉटिश राइटर हैं विलियम ड्रम्ड, इन्होंने ये टर्म अप्लाई किया था और 1630 के अराउंड इन्होंने किया था, ये याद रखिएगा, 1630 के अराउंड इन्होंने ये टर्म को किया था, ओके, क्वाइन किया था 1630 के अराउंड। मतलब कुछ विशेष पोएट्स के लिए जिन्होंने मेटाफिजिकल शब्द को लागू करने वाले पहले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, और 1630 के आसपास उन्होंने अपने समकालीनों पर आपत्ति जताई जिन्होंने अमूर्त कविता को मेटाफिक्शन में बदलने का प्रयास किया था, तो ये याद रखिएगा, ओके। ये कौन है, विलियम ड्रम्ड, इनका पूरा नाम क्या है, विलियम ड्रम्ड, यस, विलियम ड्रम्ड, ये याद रखिएगा, विलियम ड्रम्ड। इनका पूरा नाम है विलियम ड्रम्ड, और ये एक स्कॉटिश राइटर है, ये क्या है, एक स्कॉटिश राइटर है। एक स्कॉटिश राइटर है, ओके। फिर इतना ही रहने देते हैं, बाद में हम फिर जो भी इसके आगे से क्वेश्चन है वो हम या तो लाइव ले लेंगे या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड डाल देंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने इसमें कितने क्वेश्चन कवर किए हैं, मैंने 4-5 क्वेश्चन लाइव वाले में कर दिए थे, वहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो लाइव वाले क्लास में ज़रूर जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन इसके करा दिए थे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।